और जब देश का आम लोग ईएमआई भर रहे थे तो एक बिलियनरी लंदन कैसे भाग गया। प्राइवेट जेट, फॉरेन लिक्योर, आईपीएल टीम। लेकिन एक सवाल, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो 9,000 करोड़ लोन कहाँ गया। तो दोस्तों आज हम एक्सपोज करेंगे इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल में से एक, द विजय मल्ल्या स्कैंडल। दोस्तों इस स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1947 की, जब ब्रिटिश और इंडिया छोड़ करके जा रहे थे। तब यूनाइटेड ब्रेवरीज नामक एक कंपनी था। ये कंपनी तब ब्रिटिश ट्रूप के लिए बियर बनाता था। जिस कंपनी का पहला इंडियन चेयरमैन विजय मल्ल्या के पिता बीटल मल्ल्या बनते हैं, क्योंकि इस कंपनी में उनके ज्यादातर शेयर्स था। जैसे ही बीटल मल्ल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बनते हैं तब वो 1951 में मैकडोनाल्ड, जो एक शराब बनाने वाली कंपनी है, उसको एक्वायर करते हैं, जिसके चलते वाइन और स्पिरिट बनाने में उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाता है। और धीरे धीरे वो भारत में जो दूसरे बियर और शराब बनाने वाली कंपनी थे उनको एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। 1973 आते आते उनकी बियर बनाने वाली कंपनी भारत के हर बड़े शहर में प्रेजेंट था। दोस्तों आप एक बात जानकर के हैरान हो जाओगे, बीटल मल्ल्या ने 1972 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ बात करके 2 एकड़ लैंड एक्वायर करते हैं और इस लैंड में होप सीडिंग करते हैं, जो सीड्स उनकी बियर इंडस्ट्री का सबसे मेन इंग्रेडिएंट था, जिसकी मदद से बियर बनाया जाता है। दोस्तों बीटल मल्ल्या को 1977 में गवर्नमेंट की नया पॉलिसी की वजह से और भी बहुत फायदा मिलता है। देखिए क्या होता है ना, 1997 में तो आपके तत्कालीन भारत की पीएम मोरारजी देसाई ने ये अनाउंस करते हैं अल्कोहल को पूरा इंडिया से बैन कर देंगे। इसलिए बीटल मल्ल्या को छोड़ करके जो बाकी शराब बनाने वाली कंपनी थे वो उनकी डिस्टिलरी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बीटल मल्ल्या के पुत्र विजय मल्ल्या ने ये प्रेडिक्ट कर चुके थे, कोई भी देश शराब को कंप्लीट बैन नहीं कर सकता है, ये बैन बहुत कम टाइम के लिए हो सकता है। इसलिए विजय मल्ल्या उनके पिता बीटल मल्ल्या को बताते हैं, आप जितने पिताजी हो पाए उतने डिस्टिलरी खरीद लीजिए। और बीटल मल्ल्या ने विजय मल्ल्या की बात पर आकर के धीरे धीरे दूसरे कंपनी की डिस्टिलरी खरीदना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिन के बाद विजय मल्ल्या उनके पिता बीटल मल्ल्या को मना देते हैं एक प्रीमियम बियर ब्रांड लॉन्च करने के लिए। और फाइनल 1978 में विजय मल्ल्या के नेतृत्व में किंगफिशर ने एक प्रीमियम बियर लॉन्च करता है। दोस्तों आप सोच रहे हो कि विजय मल्ल्या कहाँ से आ गए, थोड़ा रुकिए, आगे जाकर के आपकी ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली कुछ ही दिन के बाद विजय मल्ल्या के किंगफिशर बियर मोहन मेकिंग कंपनी, जो उस टाइम ओल्ड मंक एंड गोल्डन ईगल बियर बनाता था, उस कंपनी के शेयर को धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि किंगफिशर कंपनी अब मोहन मेकिंग कंपनी का मार्केट शेयर को धीरे धीरे कैप्चर कर रहा था। जो कंपनी मोहन मेकिंग कंपनी उस टाइम भारत में बहुत मशहूर था, जिस कंपनी को लिक्योर एंड बियर का किंग माना जाता था। दोस्तों मल्ल्या फैमिली इस बियर कंपनी को एक्सपेंड करने के साथ फूड, मेडिसिन और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे। विजय मल्ल्या की बात हो रहा है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, विजय मल्ल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 में कर्नाटक की मैंगलोर शहर में होता है। बीटल मल्ल्या और उनकी पहला पत्नी ललिता रमैन से विजय मल्ल्या की स्कूलिंग लैब मेटन कलकत्ता में कंप्लीट होने के बाद वो सेंट जेवियर कॉलेज में अपने बीकॉम पढ़ाई के साथ फैमिली बिजनेस में इंटर्नशिप करते हैं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद विजय मल्ल्या चले जाते हैं अमेरिका में बिजनेस की नया पंथा सीखने के लिए और जा करके हॉर्स्ट निकलसन एंड जॉनसन कंपनी में ज्वाइन करते हैं, जो कंपनी एक पेंट्स कंपनी था और वो हर दिन पेंट्स को बाइंग एंड सेलिंग करता था। दोस्तों विजय मल्ल्या उनके कैरियर में धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे थे और हर दिन उनकी कंपनी एक नई रिकॉर्ड बना रहा था। तभी उनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। 1983 में 59 साल की उम्र में उनके पिता की देहांत हो जाता है और मल्ल्या को अब अमेरिका छोड़कर के वापस इंडिया आना पड़ता है और यूबी कंपनी का कमांड संभालना पड़ता है। पहले तो कंपनी के जो मेंबर्स थे वो थोड़ा नाराज होते हैं विजय मल्ल्या की कम उम्र एंड लेस एक्सपीरियंस होने की वजह से, बट फाइनली विजय मल्ल्या यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनते हैं। विजय मल्ल्या के नेतृत्व में कंपनी के एनुअल टर्नओवर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलता है। सभी बोर्ड मेंबर की बात को वो गलत साबित कर देते हैं। बस कुछ ही साल के अंदर उन्होंने कंपनी के टर्नओवर में 64% की ग्रोथ कर देते हैं। जब वो चेयरमैन बनते हैं उन्होंने क्या करते हैं, किंगफिशर बोतल में जो स्टिकर के ऊपर जो लोगो था उसको रीब्रांड करते हैं। वो देखते हैं उनकी जो पुराने लोगो था वो यूथ को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता था, इसलिए बोतल की स्टिकर में जो किंगफिशर बार्ड था उसको फ्लाइंग पोजीशन में लाते हैं और अननेसेसरी चीज को स्टिकर से रिमूव कर देते हैं, जिससे किंगफिशर बियर और ज्यादा यूथफुल, मॉडर्न और एनर्जेटिक लगता है। विजय मल्ल्या के नेतृत्व में किंगफिशर बियर बस कुछ साल के अंदर इंडिया की 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर देता है और उनकी बियर इंटरनेशनली 52 कंट्री में अवेलेबल होता है और फॉरेन कंपनी के साथ टक्कर देने लगता है। उसके साथ यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड
जो एक फ्लैगशिप कंपनी था यूबी ग्रुप का। वो कंपनी एक बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करता है पूरा विश्व भर में बाय सेलिंग 100 मिलियन केस ऑफ स्पिरिट अराउंड वर्ल्ड। विजय माल्या के नेतृत्व में ये कंपनी पूरा विश्व भर में रैंक 2 पर पहुंच जाता है। दोस्तों, आप और एक बात जान करके शौक हो जाओगे। एक वक्त था विजय माल्या ने बेस्ट एंड क्रॉम्पटन, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड ब्रॉजर फ्रेंड्स का मालिक थे और उसके साथ एशियन न्यूज़पेपर एंड क्लिंट बीच जो एक बॉलीवुड मैगजीन है उसमें भी उनकी शेयर था। दोस्तों, विजय माल्या की इन ग्रोथ में और एक भी कालीराज छुपा हुआ था। देखिए क्या होता है ना, भारत सरकार ने अल्कोहल, सिगरेट और जितने सारे जो नशीली चीजें उसको बैन करके रखे हैं, यानी कि आप उसकी आड़ टीवी या सोशल मीडिया में डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन विजय माल्या ने इसका एक बाईपास सिस्टम निकालते हैं और पहली बार लॉन्च करते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग, यानी कि उनकी किंगफिशर बियर की टीवी में डायरेक्टली एडवर्टाइज ना करके उसके नाम पर किंगफिशर मिनरल वाटर एंड किंगफिशर सोडा की एडवर्टाइज करते हैं, जिससे वो सरकार की नजर से तो बन जाते हैं लेकिन लोगों के दिमाग में छा जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो अगर आज आप जाकर के एक 30 या 40 उम्र की अडल्ट को पूछोगे किंगफिशर और मिनरल वाटर एंड सोडा के बारे में, वो उसके नाम नहीं बताएगा बल्कि किंगफिशर बियर के नाम बताएगा। दोस्तों, माल्या ने उनके किंगफिशर ब्रांड को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे कि फैशन वीक, म्यूजिक फेस्टिवल एंड स्पोर्ट्स जैसे कि फॉर्मूला 1 रेसिंग, रग्बी एंड फुटबॉल जैसे मैच स्पॉन्सर करते थे। इवेंट के दोस्तों, विजय माल्या ने 2003 में किंगफिशर के एक एनुअल कैलेंडर लॉन्च करते हैं। इस कैलेंडर इतना पॉपुलर था कि इसमें अगर किसी भी हीरोइन या मॉडल की नाम आ जाता था तो वो रातों ही रात वायरल हो जाता था। इस कैलेंडर में मॉडल एंड एक्ट्रेस लाइक दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, याना गुप्ता, सोनाली राउत, लिसा हाइडन और भी बहुत सारे लोग प्रमोट हुए थे। बेसिकली इस कैलेंडर के थ्रू विजय माल्या खुद को वो प्रमोट कर रहे थे किंग ऑफ गुड टाइम के रूप में। दोस्तों, विजय माल्या उनकी बिजनेस करियर में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे थे। उसके साथ वो डिसीजन लेते हैं अब पॉलिटिक्स में जाने के लिए। विजय माल्या की पॉलिटिक्स में आना आइडियोलॉजी से ज्यादा बिजनेस स्ट्रैटेजी था। 2002 में जनता दल सेकुलर एंड कांग्रेस की मदद से एंड 2010 में जनता दल सेकुलर एंड बीजेपी की मदद से वो 2 बार राज्यसभा की एमपी बनते हैं। उस वक्त वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनका बिजनेस अल्कोहल, एविएशन एंड स्पोर्ट्स जैसे हाईली रेगुलेटरी सेक्टर में था। इसी सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लाइसेंस अप्रूवल का बहुत बड़ी रोल होता है। पहले तो राज्यसभा के एमपी बनने से उन्हें पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। इससे उनकी बिजनेस इंटरेस्ट, स्पेशली किंगफिशर एयरलाइन एंड किंगफिशर बियर को पॉलिसी लेवल सपोर्ट मिल सकता था। एविएशन जैसे लॉस मेकिंग एंड कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये एक्सेस काफी वैल्यूएबल होता है। दूसरे रीजन था क्रेडिबिलिटी एंड प्रेस्टीज। एक एमपी होने से बैंक्स, रेगुलेटर्स एंड दूसरे इंस्टीट्यूशन के आगे एक पावरफुल इमेज बनता है। स्क्रॉल के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा उसकी राज्यसभा की पावर को इस्तेमाल करते हैं फॉर विजिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस के लिए। थर्ड रीजन था प्रोटेक्शन। पॉलिटिक्स से मिलने वाले प्रोटेक्शन एंड विजिबिलिटी क्राइसिस के टाइम बहुत काम में आ सकता है, चाहे वो लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो या रेगुलेटरी प्रेशर। दोस्तों, हम जब विजय माल्या के काम को एक्सपोज करेंगे आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, विजय माल्या की पहचान उनकी किंगफिशर बियर की वजह से मशहूर था। ये बात हमेशा उनको सटकाता था, इसलिए वो हमेशा चाहते थे उनका नाम एक रेस्पेक्टफुल चीज से मशहूर हुए। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं एक एयरलाइन लॉन्च करने की, किंगफिशर एयरलाइन। दोस्तों, उस टाइम जो एयरलाइन इंडिया में लग्जरियस सर्विस प्रोवाइड करते थे उनका टिकट बहुत महंगा था। तभी विजय माल्या डिसाइड करते हैं वो कस्टमर को प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करेंगे विथ लो कॉस्ट के साथ। सो विजय माल्या ने डिसाइड करते हैं उनकी एकलौते बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर यानी कि 7 मई 2005 को न्यू एयरलाइन की लॉन्च करने के लिए किंगफिशर एयरलाइन। लेकिन दोस्तों, उनका टीम बहुत कोशिश करने के बाद नाकामी रही और उनके बेटे के जन्मदिन के 2 दिन के बाद यानी कि 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइन ऑफिशियल लॉन्च होता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ माल्या विजय माल्या की पहला पत्नी समीरा तैयब के बेटे थे, जो एक एयर होस्टेस थे जिनको विजय माल्या ने 1986 में शादी किए थे और ठीक 1 साल के बाद 1987 में उनकी डिवोर्स हो गया था। और विजय माल्या उनकी दूसरी शादी रेखा माल्या से करते हैं जो उनकी बचपन के फ्रेंड थे और उनसे 2 बेटे होते हैं, रीना माल्या एंड ताना माल्या। और बाद में ये भी अफवाह फैलता है रेखा माल्या पहले से ही शादीशुदा थे। माल्या ने उनकी एयरलाइन के लिए 4 एयरबस A320 फ्लाइट खरीदते हैं और उनकी पहला फ्लाइट 9 मई 2005 को मुंबई से दिल्ली तक उड़ान भरता है। माल्या ने उनकी प्लेन में प्रीमियम सर्विस जैसे कि एवरी सीट के पीछे डिजिटल स्क्रीन, हाई क्वालिटी मील्स, वेल ट्रेन्ड केबिन क्रू एंड ए गुड बाय बैग कस्टमर को प्रोवाइड करते थे।
जिस प्रीमियम सर्विस को दूसरे एयरलाइन उनके कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते थे इतना कम प्राइस में। दोस्तों, माल्या ने जो प्लेन खरीदे थे उसमें बिजनेस क्लास की सीट नहीं था, तो इसलिए माल्या ने उस प्लेन को स्विट्जरलैंड भेज करके बिजनेस क्लास सीट ऐड करते हैं मॉडिफाई करके। वो जो बिजनेस क्लास सीट मॉडिफाई करते हैं उन्होंने एक गलती कर देते हैं। देखिए, टॉप वाल में जो बिजनेस क्लास सीट एयरलाइन प्रोवाइड करते थे वो 2 रो में 8 बिजनेस क्लास सीट प्रोवाइड करते थे, लेकिन माल्या ने उनके प्लेन को मॉडिफाई करके 20 बिजनेस क्लास सीट ऐड कर देते हैं उनकी प्लेन में, जो 40% प्लेस को प्लेन में कवर कर देता है। इससे क्या हुआ, जो बिजनेस क्लास सीट था त्योहार या कुछ सीजनल के टाइम में वो सीट कंप्लीट फुल होता था, नहीं तो बाकी टाइम वो खाली पड़ता था, नहीं तो बहुत कम कस्टमर उसमें ट्रैवल करते थे। दोस्तों, विजय मल्ल्या ने 1990 में यूबी एयर नामक एक एयरलाइन चलाने की कोशिश किए थे, लेकिन उनके ये प्लान नाकाम हो गया था। बट किंगफिशर एयरलाइन उनको एक नई पहचान देता है। जब किंगफिशर एयरलाइन का इनॉग्रेशन किया गया था वो बस देश के अंदर ही ऑपरेट कर पाता था, यानी कि डोमेस्टिकली ऑपरेट कर पाता था। तभी विजय मल्ल्या ने चाहते थे वो इंटरनेशनली ऑपरेट करने के लिए, बट उनके रास्ते में एक रुकावट था। डीजीसीए के रूल के मुताबिक अगर किसी एयरलाइन को इंटरनेशनल फ्लाइंग करने की लाइसेंस मिले तो उसका एटलीस्ट 5 साल की डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए 2007 से लेकर के 2008 के बीच में माल्या ने धीरे धीरे एयर डिकेन एयरलाइन को खरीद लेते हैं और अब उनको इंटरनेशनल फ्लाइट करने की परमिशन मिल जाता है। एयर डिकेन एक लो कॉस्ट फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करता था एयर इंडिया की तरह। वो इतना कस्टमर को प्रीमियम सर्विस नहीं देता था, उसका बस मोटो था कस्टमर को लो कॉस्ट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करवाए और अपनी प्रॉफिट जनरेट करे। एयर डिकेन एयरलाइन को तो विजय मल्ल्या खरीद लेते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो एयर डिकेन का नाम चेंज करके किंगफिशर एयर रखते हैं और कुछ दिन के बाद उनको उस एयरलाइन को बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो एयर डिकेन था वो लो कॉस्ट में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता था। जब माल्या ने प्रीमियम किंगफिशर एयरलाइन के साथ लो कॉस्ट एयर डिकेन को मर्जर कर दिया तो अब उसको मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ गया और उस कंपनी का बहुत सारे फ्लाइट ग्राउंडेड हो गए। अब धीरे धीरे विजय मल्ल्या की बुरे टाइम शुरू होने लगता है। पहले तो पूरा विश्व भर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिससे पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है और किंगफिशर एयरलाइन एग्रेसिव एक्सपेंशन की वजह से उसका कर्जा बहुत बढ़ जाता है। ऊपर से एयरलाइन जो प्रीमियम सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करता था उसको मेंटेन करने के लिए जब टिकट की प्राइस थोड़ा महंगा करता है तब कस्टमर किंगफिशर एयरलाइन को चूज करने के बजाय दूसरे एयरलाइन में ट्रैवल करते थे जो लो प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करता था। रेडिट के आर्टिकल के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइन का एक स्टाफ ये कहते हैं, जब माल्या स्टाफ पार्टी में आते थे तब वो कहते थे मेरा किंगफिशर को लेकर के एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं इस कंपनी में अगले 5 साल के अंदर 100 प्लेन ऐड करने वाला हूँ। लेकिन मैं 2011 से जो एयरलाइन के एम्प्लॉयज थे उनका सैलरी मिलना बंद हो जाता है। 1 तारीख की जगह 7 तारीख को सैलरी मिलता है और धीरे धीरे 1 महीने के बाद सैलरी मिलता है और उसके बाद 3 महीने के बाद सैलरी मिलता है। इधर माल्या उनके एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देते थे, लेकिन उधर वो आईपीएल टीम खरीदते थे, F1 रेसिंग में स्पॉन्सर करते थे, बहुत बड़े बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, खुद की प्राइवेट जेट, याच और बहुत महंगा कार मेंटेन करते थे, जिसके चलते एम्प्लॉय ने उनके ऊपर धीरे धीरे भड़कने लगते हैं, उनके ऊपर बहुत गुस्सा थे। और एक वक्त ऐसा आया जब एम्प्लॉय की सैलरी मिलना पूरा बंद हो गया, तब एम्प्लॉय ने सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं उनके खिलाफ। माल्या ने ये भी कोशिश करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को ला करके उनकी एयरलाइन में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये मौका उनके हाथ से चूक जाता है और इन्वेस्टर दूसरे एयरलाइन जैसे जेट एयर को चुन लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि रूटर्स के एक आर्टिकल के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइन उसके शुरू होने के बाद कभी भी प्रॉफिट में नहीं था और 2012 तक आते आते उसके ऊपर 8,000 करोड़ की लोन चढ़ा हुआ था। मतलब जितना भी किंगफिशर एयरलाइन की कमाई हुई वो सब लोन चुकाने में गई। गवर्नमेंट रेगुलेटर ने 2012 में खुद ही अनाउंस किया कि किंगफिशर को अगर प्लेन चलाना है तो उसको प्लान दिखाना होगा, वरना लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। और अक्टूबर 2012 में डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइन की लाइसेंस को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि वो स्टाफ की पेमेंट नहीं दिए थे बहुत महीने से और सेफ्टी पॉइंट पूरे नहीं किए थे। एयरलाइन के ऊपर ये भी एलिगेशन लगता है जो ग्राउंडेड प्लेन था उससे पार्ट निकाल करके जो दूसरे प्लेन थे उसमें लगाया जाता था। जब किंगफिशर एयरलाइन उसकी पीक पर था तब वो 64 प्लेन ऑपरेट करता था, लेकिन जब डीजीसीए ने उसकी लाइसेंस सस्पेंड की तब उसने 10 प्लेन ऑपरेट करता था। बैंक की कर्जा धीरे धीरे बढ़ करके 2012 में तब 1.4 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था, यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए हो चुका था। दोस्तों, ये अमाउंट कई रिपोर्ट में बहुत कम दिखाया गया है या बहुत ज्यादा दिखाया गया है। किंगफिशर एयरलाइन का डाउनफॉल तेज हुआ, ऑपरेशन सस्पेंड हुआ, स्टाफ प्रोटेस्ट हुए और फाइनली अक्टूबर 2012 में पूरा एयरलाइन ग्राउंडेड हो गया। किंगफिशर एयरलाइन के गिरते कदम के बाद बैंक ने उनके लोन का कैलकुलेशन शुरू किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक बना
और 17 बैंक का एक कंसोर्टियम ये कहते हैं विजय माल्या के ग्रुप पर टोटल लोन का एस्टिमेट करीब 90,000 करोड़ रुपीज है। ये लोन मुख्य तौर पर किंगफिशर एयरलाइन के भरोसे में लिया गया था। जब सीबीआई एंड इनकम टैक्स ने इस केस को पूरा जांच किया तब उनको पता चला माल्या ने इस पैसे से 40 कंपनी का स्टेक खरीदे थे और कुछ पैसे को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरी ईडी ने कहा कि लोन पैसे में से 900 करोड़ रुपीज की लोन को बाहर देश की फोन को ट्रांसफर किया गया है, यानी कि साफ साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था। ईडी का एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है कि विजय माल्या एंड उनके दोस्त नीरव मोदी एंड मेहुल चोक्सी ने मिलकर के बैंक से 22,585 करोड़ रुपीज का फ्रॉड किए थे। जब ईडी ने और छानबीन करा तब उसको ये पता चला इन पैसों से वो प्रॉपर्टी खरीदे थे डोमी एंटिटीज, थर्ड पर्सन, रिलेटिव एंड किसी दूसरे ट्रस्ट के नाम पर। बाद में इन सब प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज करके 18,170 करोड़ रुपीज को बैंक को रिटर्न करते हैं, जो टोटल लोन का 80.45% था। इसके बाद 18 दिसंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये इन्फॉर्म करते हैं माल्या की प्रॉपर्टी बेच करके बैंक को 14,000 करोड़ रुपीज रिटर्न कर दिया गया है। विजय माल्या केस 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. 2014 में यूनाइटेड बैंक ने माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप को डिफॉल्टर घोषित करते हैं लोन रिपेमेंट न करने की वजह से। जब सारे बैंक किंगफिशर एयरलाइन को लोन दे रहे थे तो वो लोन के लिए कुछ सिक्योरिटी रखते थे। जैसे हम जब लोन लेते हैं तो बैंक ने हमारे घर गिरवी लेता है, नहीं तो हमारे प्रॉपर्टी गिरवी लेता है, नहीं तो हमारे गोल्ड गिरवी रखता है, नहीं तो हमारे सैलरी से भी ला करके हम बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन आईडीबीआई बैंक हाईलाइट में आता है। किंगफिशर एयरलाइन की नेगेटिव फाइनेंशियल स्टेटस होने के बावजूद उन्होंने विजय माल्या को लोन देते हैं किंगफिशर एयरलाइन के लिए, जो मैटर आगे चल करके सॉर्ट आउट होता है। सबसे बड़ा पहला आया मार्च 2016 में स्टेट बैंक लीड कंसोर्टियम ने विजय माल्या के खिलाफ डेब्यूट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं विजय माल्या की इंटरनेशनल ट्रैवल पर बैन लगाने के लिए। लेकिन ठीक उसी दिन विजय माल्या बात करते हैं लोन सेटलमेंट करने के लिए और ठीक उसी दिन विजय माल्या भारत छोड़ करके लंदन भाग जाते हैं, दिल्ली से लंदन भाग जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम के एक आर्टिकल के मुताबिक कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लाते हैं सीबीआई के एक टॉप ऑफिसर ने माल्या की लुकआउट नोटिस को कमजोर कर देते हैं, जिससे माल्या विदेश में भाग गए। जिस लुकआउट नोटिस में था माल्या भारत से किसी भी देश में नहीं जा सकते थे। राहुल गांधी ने तब की फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के ऊपर भी एलिगेशन लाते हैं। इन्होंने विजय माल्या को पासपोर्ट देने में मदद की, लेकिन अरुण जेटली ने ये बात को इनकार कर देते हैं। बीजेपी टेल्स कांग्रेस तुमने लोन दिलवाया, कांग्रेस रिस्पॉन्स बीजेपी तुमने भागने दिया। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राज शर्मा को माल्या ने बोलते हैं मैं जब लंदन आया तब तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को मिलकर के आया था। मैं जा रहा हूँ लंदन में एक समिट अटेंड करने के लिए। All I said is I told the finance minister while leaving I'm going to London, I have to go to Geneva for a meeting. मीडिया और आम लोग भी रिएक्ट करते हैं, हर तरफ मेम्स और हैशटैग चलते रहा। इसके बाद दिल्ली और हैदराबाद कोर्ट ने विजय माल्या के अगेंस्ट में कानूनी प्रक्रिया शुरू की। 13 मार्च 2016 को हैदराबाद कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए, क्योंकि उन्होंने एक डिजोनर चेक इशू किए थे जीएमआर प्रोजेक्ट के लिए। अप्रैल 2016 में माल्या ने फिर से डेबिट रिपेमेंट करने की बात की, लेकिन बैंक ने इसको रिजेक्ट कर दिया और माल्या को एक विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, यानी कि पास में लोन चुकाने की पैसा होने के बावजूद वो लोन नहीं चुकाते थे। बैंक का कहना था कि उन्होंने माल्या के लिए सालों से परेशानी उठाई, उनका अभी भी फाइन्स एंड ड्यूज बचा है। अप्रैल 2016 में एक पीएमएलए कोर्ट ने माल्या को 9,000 करोड़ डिफॉल्टर के केस में प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर घोषित किया। जनवरी 2019 में उसी केस में माल्या भारत की पहला आधिकारिक फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बना और उसी महीने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माल्या की पासपोर्ट कैंसिल कर दी और 2 मई 2016 को माल्या ने उनके खिलाफ अनफेयर होने के रीजन बता करके खुद राज्यसभा एमपी सीट से रिजाइन कर देते हैं। वो विजय माल्या जो खुद को किंग ऑफ गुड टाइम का टैग देता था, जो खुद लग्जरियस कार, प्राइवेट जेट एंड प्राइवेट एज तक मेंटेन करता था, अब इंडिया से भाग करके जाके यूके में शरण लिया था। 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने वेस्ट मिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट की रिक्वेस्ट पर अरेस्ट किए, क्योंकि इंडिया ने यूके को एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजे थे और सारे एविडेंस को देख करके यूके कोर्ट ने डिसाइड करते हैं विजय माल्या के ऊपर फ्रॉड का प्राइम केसेस है। देखिए, इंडिया और यूके मिलकर के 1993 में एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन किए थे, जिससे जो क्रिमिनल्स और फुजिटिव है उनको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री में वापस करने। दिसंबर 2018 में यूके जज ने उनके खिलाफ एक्सट्राडिशन ऑर्डर दिए। रिटर्स न्यूज के मुताबिक लंदन कोर्ट ने यह होल्ड किया माल्या के ऊपर $1.4 बिलियन का कर्जा था,
जिन्हें वो वापस रिपेयरमेंट नहीं करने वाला था। जॉर्ज ने यह भी कहा है कि माल्या ने कुछ पैसा फोर्स इंडिया F1 रेसिंग में डाले हैं जब उनकी एयरलाइन स्ट्रगल कर रहा था। माल्या ने यूके में अपील करना शुरू किया उनकी सीनियर मेंबर के थ्रू। उन्होंने आर्गू लगाया कि इंडियन एजेंसी उनको बार बार टारगेट कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल रीजन। देखिए, पहले माल्या जब यूके में अरेस्ट हुए तब वो 6.5 लाख यूरो यानी कि लगभग 5.3 करोड़ इंडियन रुपीस दे करके बेल ली। लेकिन 3 अक्टूबर 2017 को उनको फिर से अरेस्ट किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लंदन कोर्ट के द्वारा, लेकिन उनको फिर से बेल मिल गया। दिसंबर 2018 में जब फाइनल हियरिंग हुआ तब यूके कोर्ट ने माल्या की ये पॉलिटिकल मोटिवेशन क्लेम रिजेक्ट कर दी। सब एविडेंस को एडमिसिबल माना और माल्या को दोषी ठहराए। 2019 तक माल्या ने सभी जुडिशियल ट्रायल अप्रोच कर ली। लंदन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी में अपील डाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एडिशनल अपील की इजाजत नहीं दी। 2020 में लंदन हाई कोर्ट ने उनका यूके बैंक करोड़ से अपील खत्म कर दी और उनको ऑर्डर दिया गया एक्सट्राडिशन रूल के तहत उनको इंडिया जाना पड़ेगा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सामना करने के लिए। दोस्तों, आज भी विजय मल्ल्या ब्रिटेन में है और अपने लॉयर से अपने फ्रीडम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के एक क्रिकेट स्कैम को मैंने इस वीडियो में एक्सपोज किया हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे कितने बड़े बड़े प्लेयर इस क्रिकेट स्कैम में इन्वॉल्व थे। चाहे तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।